हेलो एवरीवन, दरोगा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज 19 तारीख है। अब आपके एग्ज़ाम को जो एक्सपेक्टेड डेट है, 1 महीने से भी कम समय बचा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो समय बचा है उसका अच्छे से सदुपयोग करें और इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। सर्दी भी स्टार्ट हो गई है, नींद भी बहुत आती होगी। कोशिश करिए कि सुबह जब आप सो के उठें तो सबसे पहले स्नान कीजिए ठंडे पानी से। ठंडे पानी से स्नान करने से बीमारियां भी दूर होती हैं और नींद भी दूर भागती है। 1 महीने की बात है। कोशिश कीजिए कि जो रूल बनाए हैं आपने उनको फॉलो कीजिए, अपना सिलेबस पूरा कीजिए और एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग संघ सरकार को पढ़ने वाले हैं। संघ सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार, यूनियन कैबिनेट मतलब कि केंद्र सरकार, सेंटर की गवर्नमेंट। संघ, केंद्र, सेंटर सब एक ही मतलब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संघ में कितनी चीज़ें आती हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है इससे स्पष्ट होता है कि कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल, इसी को अगर आम भाषा में बोले तो मंत्रिमंडल, जिसका हिस्सा है विधायिका का यानी कि संसद का। हमारी कोई भी मंत्री संसद का सदस्य होगा ज़रूर। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी अनिवार्य है, अन्यथा वो मंत्री नहीं रह जाएगा। आप सब लोग जानते हैं, आप सब ने संविधान पढ़ रखा है। अब ये बड़ा सर्कल विधायिका का क्यों है और कार्यपालिका का छोटा सर्कल क्यों है? क्योंकि जो कार्यपालिका में लोग हैं वो कम होंगे और जो विधायिका में लोग हैं वो ज़्यादा होंगे। जैसे विधायिका में टोटल भारतीय संसद में कितने लोग हो सकते हैं? 550। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? भारत की जो संसद है, जो केंद्रीय विधायिका है, विधायिका 2 प्रकार की होती है, एक केंद्रीय, एक प्रांतीय। प्रांतीय विधायिका को विधानसभा बोल देते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा, बिहार विधानसभा। और केंद्रीय विधायिका को क्या बोलते हैं? संसद, पार्लियामेंट। दोनों विधायिका ही हैं, यानी कि लेजिस्लेचर, इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको लेजिस्लेचर। तो हमारी जो केंद्रीय विधायिका है यानी कि हमारी संसद, उसमें कितने टोटल सदस्य हैं? 550। और जो कार्यपालिका होती है उसमें टोटल सदस्य संख्या का कितने % लोग मंत्री हो सकते हैं? 15% लोग। तो अगर हम लोग 550 का 15% निकालें, 550 का 15%, 10 गया, 15 पन्ना 75 और 15 पन्ना 75 7 82, 82.5। अब कोई मेंबर आधा तो होगा नहीं और संख्या कम नहीं कर सकते, ज़्यादा ही रखेंगे। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? भारत सरकार में मोदी जी के कैबिनेट में मैक्सिमम मंत्री कितने हो सकते हैं? अधिकतम 83। इससे अधिक मंत्री नहीं हो सकते। ये आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। टोटल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि आधा नंबर आ रहा है, कोई इंसान आधा तो होता नहीं, इसलिए इसको पूरा डिजिट मान लेंगे हम लोग, एक बढ़ा के, तो ये हो जाएगा आपका 83। तो इस 550 में से कितने लोग? 83 लोग ऐसे होंगे जो मंत्री होंगे, बाकी लोग मंत्री नहीं होंगे। इसलिए ये गोला हो गया आपका। ऐसे सांसद जो मंत्री भी हैं, और ये कौन से सांसद हैं? जो मंत्री नहीं हैं। और आपकी जो न्यायपालिका है वो पूरी तरीके से कार्यपालिका और विधायिका से अलग है। न्यायपालिका का इन दोनों से सीधा कोई कनेक्शन नहीं, पर तीनों के तीनों क्या हैं? सरकार के अंग हैं। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला पेन और पेपर उठाइए सब लोग और सॉल्व कीजिए पहले क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है? किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का निर्वाचन। और क्या पूछ रहा है? निर्वाचक मंडल कौन है, वोट कौन करता है राष्ट्रपति के चुनाव में? ऑप्शन ए, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। मतलब कि ऐसे सांसद जो लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी सांसद होते हैं जो निर्वाचित नहीं होते, जो मनोनीत होते हैं, जो नॉमिनेट होते हैं। ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यों की विधानसभा मतलब ये जो हमारे प्रांत हैं, यूपी, एमपी, बिहार, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल, इनके विधायक, इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो विधानसभा में निर्वाचित सदस्य होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आम भाषा में? विधायक। और जो लोकसभा के लिए निर्वाचित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सांसद। अगला ऑप्शन आपका है,
संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्य। अभी ऊपर क्या कह रहा था, निर्वाचित सदस्य, नीचे कह रहा है निर्वाचित प्लस मनोनीत, दोनों सभी सदस्य। क्योंकि संसद में दो ही प्रकार से आप जा सकते हैं, या किसी राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा में दो प्रकार से जा सकते हैं, या तो निर्वाचित चुन के जाएं, चुनाव जीत के जाएं, या सरकार आपकी योग्यता को देखते हुए किसी विशेष क्षेत्र में आपको मनोनीत कर दे, वहाँ कि आपको इस क्षेत्र में विशेष नॉलेज है, आइए संसद में कुछ बताइए कि हम उसके बारे में क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या कोई पॉलिसी बना सकते हैं, क्या कोई कानून बना सकते हैं, जिससे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कभी धोनी को मान लीजिए भविष्य में कभी राज्यसभा, विराट कोहली को कभी राज्यसभा में मनोनीत कर दिया जाए कि आइए बताइए क्रिकेट को हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, या हरमनप्रीत कौर अभी जीती हैं वर्ल्ड कप, तो ये जब रिटायर हों तो भविष्य में कभी इनको राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया जाए कि जरा हमको बताइए कि महिलाओं के क्रिकेट को हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, कुछ सुझाव दीजिए हमें। तो ये इन सुझावों के लिए मनोनीत किया जाता है विशिष्ट लोगों को, जिन्होंने किसी फील्ड में बहुत बेहतर काम किया है। अगला ऑप्शन क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। उसका आंसर क्या होगा, पहले आप लोग टिक कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं आज 25 में से 25 किसके आते हैं। ये रहा आपका आंसर। तो क्या बोलता है अनुच्छेद 54 संविधान का, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, दो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कौन कौन, एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब संसद में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित, एक होते हैं मनोनीत। मनोनीत कितने होते हैं, लोकसभा में पहले होते थे दो एंग्लो इंडियन, 104वें संविधान संशोधन द्वारा अब इसको खत्म कर दिया गया है। और राज्यसभा में कितने मनोनीत होते हैं, 12 लोग, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा, 4 विषयों से। इन 4 क्षेत्रों में कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा में जिसने उत्कृष्ट कार्य किया है उसको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो कह रहा है मनोनीत नहीं, निर्वाचित, जो चुने गए हैं, जो वोट पाके जीते हैं ऐसे लोग। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तब की जो यूपी, एमपी, बिहार की जो विधानसभाएं हैं, इनमें जो जीत के विधायक पहुंचे हैं वो भी वोट करेंगे। और इसमें स्पष्टीकरण में क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 55 में जो राज्य टर्म यूज़ किया गया है उसमें दिल्ली, क्योंकि दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पर वहाँ पे विधानसभा है। और दूसरा पांडिचेरी, ये भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, पर वहाँ भी विधानसभा है। अभी एक और केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू एंड कश्मीर, ये भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और वहाँ भी क्या है, विधानसभा। पर जब अभी पिछली बार 2022 में चुनाव हुए थे, जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, तब जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने वोट नहीं किया। क्यों, क्योंकि वहाँ कोई विधायक ही नहीं था। अभी जब वो केंद्र शासित प्रदेश बना है उसके बाद 2024 में ही सबसे पहली बार भी वहाँ सरकार चुनी गई। तो जो अब अगला 22-5-27 2027 में जब अगला राष्ट्रपति बनेगा तो उसमें जम्मू कश्मीर भी वोट करेगा। अगर ये राज्य बन गया तब तक तो राज्य के रूप में वोट करेगा, अगर संघ राज्य क्षेत्र जैसे आज की है वैसा ही रहा तो भी वोट करेगा, पर वोट करेगा क्योंकि वहाँ पे विधानसभा है, वहाँ भी विधायक होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, 2 चीज़ें, एक तो सांसद जो इलेक्शन जीत के आए हैं, दूसरे विधायक जो इलेक्शन जीत के आए हैं, जो मनोनीत हैं वो नहीं, जो चुनाव जीत के आए हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक, दोनों वोट करेंगे। किसके निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है, अनुच्छेद 54। ये देखिए आपका राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ये आपका छत्तीसगढ़ विधानसभा का कोई चित्र है और ये आपका तमिलनाडु विधानसभा का कोई चित्र है, कोई साउथ इंडियन है। तो आपको याद रखना है कि जब राष्ट्रपति के चुनाव का वोटिंग होती है तो सारे विधायक सांसद दिल्ली वोट करने नहीं जाते, वो जहाँ हैं, जिस सदन में हैं वहीं पे वोट करते हैं। राज्यसभा के लोग राज्यसभा में वोट कर देते हैं, लोकसभा के लोग लोकसभा में वोट कर देंगे। यूपी, एमपी, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब विधानसभाओं के जो विधायक हैं वो अपनी विधानसभा में है। जैसे यूपी के सारे विधायक लखनऊ में वोट कर देंगे। किस डेट को इलेक्शन हुआ था, 18 जुलाई को, तो 18 जुलाई को यहाँ लखनऊ में आपके विधानसभा में सारे 403 सारे के सारे विधायकों ने वोट किया होगा। इस बात को आप अब तो 102 ही बचे, क्योंकि 402 ही बचे, क्योंकि एंग्लो इंडियन का जो एक मेंबर था वो तो हट गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति पद की शर्त नहीं है। ऑप्शन ए, मतलब राष्ट्रपति पद पर होने के लिए आपको क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है आपको संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब आपको सांसद नहीं होना चाहिए, ना लोकसभा से ना राज्यसभा से। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, मतलब कि सरकार के अंतर्गत कोई सैलरी आप ना ले रहे हो,
आप सरकारी कर्मचारी ना हो, या कोई टेंडर वगैरह ऐसा ना हो जो आप सरकार से ले रहे हो, कहीं ठेका हो जो सरकार आप जिससे पैसा आप सरकार से कमा रहे हो। मान लीजिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज है, आपने उसका ठेका ले रखा है कि इसको हम रन करेंगे और सरकार आपको उसके लिए पैसा देती है, तो वो लाभ का पद हो गया। इसके अलावा किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना चाहिए, तब अगर नहीं राजनीतिक दल के सदस्य हैं तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। उसे लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। इसका मतलब कि उसका पूरे भारत में किसी न किसी लोकसभा जो भी सीट है, मान लीजिए कानपुर लोकसभा सीट है, तो किसी न किसी लोकसभा सीट में उसका नाम होना चाहिए। वहाँ की जो वोटर लिस्ट है, वहाँ कानपुर, प्रयागराज, दिल्ली, जो भी कोई आपका शहर है उसमें, या गांव है, कोई भी क्षेत्र है, किसी न किसी लोकसभा में उसका नाम होना चाहिए पूरे भारत में कहीं भी। और लोकसभा का सदस्य कैसा बनता है? आपका मिनिमम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसमें कह रहा है कौन सी शर्त सही नहीं है, आपको बताना है क्या सही नहीं है, तो टिक कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्या सही नहीं है। चलिए देखते हैं। ये रहा आपका राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी माना जाएगा, पहली बात तो जब भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो लोकसभा के सदस्य के लिए जो 25 वर्ष है उससे तो 35 ज़्यादा ही होती है, तो ये तो हो ही जाएगा अपने आप, क्योंकि 35 वर्ष का व्यक्ति 25 वर्ष तो हो ही चुका होगा, उससे तो बड़ा ही है। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, प्लस लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता उसके पास होनी चाहिए, यानी कि भारत में कहीं, पूरे भारत में कहीं किसी भी लोकसभा में उसका नाम होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी वडनगर के हैं, उनका जो वोटर लिस्ट में नाम होगा वो गुजरात के वडनगर में होगा, पर वो सांसद कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। पूरे भारत में कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में उनका नाम है ज़रूर, कहीं भी हो, किसी भी लोकसभा में हो। ये हो गया आपका पद एवं शर्तें। तो इसमें क्या गलत हो गया कि उसे किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से हों। अगर आप देखेंगे कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति बने, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना सीपीआई, ना सीपीएम, ना बीएसपी, ना सपा, ना आरजेडी, ना जेडीयू, किसी दल के नहीं थे। एक कॉमन नागरिक थे पर भारत के राष्ट्रपति बने। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है कि उसे किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना चाहिए। अभी वर्तमान में आपकी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो 15वीं राष्ट्रपति हैं। और कलाम साहब किस नंबर के राष्ट्रपति थे, ये आपको कमेंट के माध्यम से हमें बताना है। इनको पीपल्स प्रेसिडेंट बोला जाता था, और किस नंबर के राष्ट्रपति हैं ये आपको हमें बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, मतलब कि लोकसभा प्लस राज्यसभा। अब इसमें यह नहीं कह रहा कि निर्वाचित या मनोनीत, ये कह रहा है सभी के सभी, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि केवल निर्वाचित या केवल मनोनीत। अगला ऑप्शन, राष्ट्रपति के समान निर्वाचक मंडल, मतलब सेम वही जो राष्ट्रपति का है वही सेम उपराष्ट्रपति का भी होगा। अगला ऑप्शन है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सांसद वोट करेंगे। अगला, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, मतलब ऐसे विधायक जो चुनाव जीत के आए हैं केवल वो वोट करेंगे, सांसद नहीं। इनमें से क्या सही है? तो चलिए देखते हैं क्या सही है। ये रहा आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन उसमें वोट करता है। तो क्या लिखा हुआ है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा, मतलब कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के टोटल मेंबर। इसमें यह नहीं कहा गया है कि आपका मनोनीत हो कि निर्वाचित हो, जबकि राष्ट्रपति में क्या बोला गया था? निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, ऐसे सांसद जो चुनाव जीत के आए हों, ऐसे विधायक जो चुनाव जीत के आए हों। पर इसमें यह नहीं कह रहा कि चुनाव जीतने वाले, इसमें कह रहा है दोनों, निर्वाचित प्लस मनोनीत। कौन? सांसद, लोकसभा और राज्यसभा से। इसमें विधायकों की कोई चर्चा नहीं। तो उत्तर प्रदेश का कोई विधायक इस पर वोट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कौन वोट करेगा? सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के। जो अर्हताएं हैं आपकी राष्ट्रपति बनने के लिए वो क्या है? 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके अभी वर्तमान में चुने गए उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन साहब, अभी 2 महीने पहले चुने गए हैं, 12 सितंबर 2025 को, धनखड़ साहब के इस्तीफा देने के बाद। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। जैसे हमने देखा कि द्रौपदी मुर्मू जी कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो 15वें नंबर की। चलिए अच्छा बता देते हैं, सीपी राधाकृष्णन साहब भी 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ये याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं वो कौन करेगा? कोई बिल पास हुआ तो हम लोग सब जानते हैं, हम सब ने संविधान पढ़ रखा है कि कोई भी बिल संसद से पास तभी माना जाता है, लागू तभी होता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन करे। पर अगर कभी ऐसा हो कि राष्ट्रपति भी अपने पद पर ना हो और उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर ना हो, तब राष्ट्रपति के जो कार्य हैं वो कौन करेगा? ऐसे भारत में 2 बार हो चुका है कि जब भारत में ना तो राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति तो एक बार थे, एक बार ऐसा हुआ कि ना राष्ट्रपति था ना उपराष्ट्रपति था। तब भारत का राष्ट्रपति किसे समझा जाए, कौन साइन करेगा, बिल पास माना जाए इसके लिए? तो ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, या ऑप्शन डी वरिष्ठतम कोई राज्यपाल किसी राज्य का। तो इसका आपका आंसर है अनुच्छेद 65 कहता है, अनुच्छेद 65 का एक कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब दोनों ना हो अपने पद पर तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, मतलब कि चीफ जस्टिस के बाद सेकंड नंबर पर जो हो, जैसे कि अभी चीफ जस्टिस कौन है? हमारे BR गवई साहब, ये भारत के चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। पर मान लो अगर ये भी ना हो तो कौन? अब जैसे उनके नाम पर उनके बाद सेकंड नंबर पर है जस्टिस सूर्यकांत, तो कौन बन जाएंगे? जस्टिस सूर्यकांत बन जाएंगे भारत के राष्ट्रपति। अगर वो भी ना हो तो इस तरीके से पूरी लिस्ट है 1+33, एक चीफ जस्टिस है भारत में और 33 अन्य जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इन 34 में कोई ना कोई तो जिंदा होगा, कोई ना कोई तो भारत में होगा, इनमें से कोई आ जाएगा इस नंबर पे राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालने के लिए। जैसे एक बार 2 बार हो चुका भारत में, सबसे पहले हुआ था सन 1969 में और दूसरी बार हुआ था सन 1982 में। जब भारत के राष्ट्रपति नहीं थे तो जो भारत के चीफ जस्टिस थे 11th चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, ये इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कुछ समय तक कार्य किया, जब तक राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो गया। ऐसा सिचुएशन कब बना था? ऐसा सिचुएशन बना था जब जाकिर खान साहब की 3 मई 1969 को अचानक मृत्यु हो गई। उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे VV गिरी साहब, तो गिरी साहब तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति बन गए। अब ये संविधान में लिखा है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे तो 6 महीने के अंदर विदिन 6 मंथ आपको राष्ट्रपति चुनना है किसी भी हालत में। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन 6 महीने के अंदर घोषित हो गया। जब इलेक्शन घोषित हुआ तो VV गिरी साहब ने कहा कि हम भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ऊपर दिया हुआ है कि आप किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति हैं नहीं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, अब उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे थे तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था और राष्ट्रपति तो थे ही नहीं, और जो नीचे से ऊपर पहुंचे थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो अब भारत में ना उपराष्ट्रपति है ना राष्ट्रपति है। ऐसे में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान, उनको तत्काल प्रभाव से भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, क्योंकि अब ये क्या लड़ रहे थे? इलेक्शन। और उसके बाद आप देखेंगे नीचे कि VV गिरी साहब फिर इलेक्शन जीतते हैं और 24 अगस्त 1969 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। और जैसे ही ये शपथ लेते हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में, हिदायतुल्लाह खान साहब फिर वापस लौट के सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। इस तरीके से ये घटना हुई। तो आपको याद रखना है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, मतलब 74 का 1 क्या कहता है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। ऑप्शन बी आपका कहता है कि राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीनता से कार्य करेगा, मतलब अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम करेगा। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से बंधा होगा, मतलब चीफ जस्टिस जो कहेगा राष्ट्रपति को वही करना पड़ेगा। या ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इनमें से सही कौन सा है? तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। ये देखिए, एक फोटो है न्यूज़पेपर की, मोदी जी मुलाकात कर रहे हैं मुर्मू जी से, उनके बर्थडे पर उन्होंने बधाई दी। और आपको याद रखना चाहिए कि मुर्मू जी हमारी माननीय राष्ट्रपति उड़ीसा राज्य से हैं और कौन से ज़िले से? मयूरभंज। इतना आपको पता होना चाहिए अपने प्रेसिडेंट के बारे में। तो क्या होता है, संविधान में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 74 का 1 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा, मतलब मुख्य कौन होगा? प्रधानमंत्री, और बाकी 83
या 82 मिनिस्टर्स होंगे। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, मतलब राष्ट्रपति वही करेगा जो प्रधानमंत्री कहेगा। तो इस पे क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 74(1) में क्या लिखा है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद होगी वो जो कहेगी राष्ट्रपति वही करेगा। अगला क्वेश्चन आपका, 42वें संविधान संशोधन 1976 ने मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बनाया, मतलब कि जो मंत्रिपरिषद कहेगी, जो मोदी जी की मंत्रिमंडल कहेगी, मुर्मू जी को वही करना पड़ेगा। इसे बाद में किस संशोधन द्वारा संशोधित किया गया, मतलब कि 1976 में जो अनुच्छेद 74 का 1 है, अनुच्छेद 74 का 1 है, अनुच्छेद 74 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है कि राष्ट्रपति वही करेगा जो मंत्रिपरिषद कहेगी। और ये 1974 में 42वां संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी जी ने लिख दिया कि जो भी प्रधानमंत्री कहेगा राष्ट्रपति वही करेगा। मतलब कि अगर प्रधानमंत्री कहेगा कि राष्ट्रपति महोदय आपको एक पैर के बल खड़े रहना है सारे दिन, मतलब कि प्रधानमंत्री और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो उसकी मंत्रिपरिषद है, उसका जो मंत्रिमंडल है, वो जो भी कहेगा राष्ट्रपति उसको करेगा। कुछ ऐसा मामला था। तो जब इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरी 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया और लिख दिया कि राष्ट्रपति वही करेगा जो प्रधानमंत्री कहेगा, क्योंकि जनता द्वारा चुना हुआ तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना नहीं है, तो उसको बात तो मानना पड़ेगा। पर कभी ऐसा ना हो जैसे इंदिरा गांधी जी ने कह दिया कि आपातकाल लगा दो, तो राष्ट्रपति मजबूर है क्योंकि प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा है, तो आपातकाल लगाना पड़ गया। फखरुद्दीन अली अहमद साहब तो वही करेंगे ना जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जनता पार्टी सरकार ने, मोरारजी की सरकार ने क्या किया कि कहा कि राष्ट्रपति वही काम करेगा जो प्रधानमंत्री कहेगा, पर एक बार वो पुनर्विचार के लिए प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल से कह सकता है कि नहीं, आप जो कह रहे हैं हमको ठीक नहीं लग रहा है, आप जरा एक बार इसको और सोचिए। पर अगर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह सेम हो चाहे चेंज हो, राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। मान लीजिए मोदी जी ने मुर्मू जी से कहा कि मुर्मू आपातकाल लगा दो, तो मुर्मू जी ने कहा नहीं मोदी जी ये ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप एक बार इस पर विचार कीजिए। तो मोदी जी ने विचार किया और दोबारा क्या कहा कि नहीं बिल्कुल आप लगा दीजिए, हमने विचार कर लिया। तो फिर मुर्मू जी को वो काम करना पड़ेगा, पर एक बार वो कह जरूर सकती हैं कि नहीं आप एक बार जरा देख लीजिए, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है जो आप कह रहे हैं। पहले इंदिरा गांधी जी ने क्या लिख दिया था 74 के 1 में कि आपको ये भी अधिकार नहीं है कि आप ये भी बोले कि नहीं आप एक बार देख लीजिए, हम जो कह रहे हैं आप बस वही कीजिए। पहले ऐसा कुछ था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा इसको चेंज किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978, क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। जी, अनुच्छेद 74 का 1 को संशोधित किया गया और एक खंड जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा, पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकता है कि आप जो कह रहे हैं हमको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, परंतु राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत सलाह के अनुरूप कार्य करेगा। मतलब पुनर्विचार के बाद जो मंत्रिमंडल कहेगा उसको राष्ट्रपति को करना पड़ेगा, फिर दोबारा नहीं कह सकता कि नहीं एक बार और पुनर्विचार कीजिए। पहले क्या था कि राष्ट्रपति वही करेगा जो मंत्रिमंडल कहेगा, पुनर्विचार के लिए भी नहीं बोल सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो भारत के संविधान में क्या लिखा गया है कि भारत की संसद की जो लोकसभा है उसमें अधिकतम कितने सांसद हो सकते हैं? ऑप्शन ए 543, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 545। आपको बताना है कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, वर्तमान में कितने हैं नहीं, अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो अभी हमारी संसद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 543। पहले अधिकतम कितने थे? 552, 530 प्लस 20 प्लस 2। पर 104वें संविधान संशोधन द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार ने जो 2 एंग्लो इंडियन व्यक्ति नामित किए जाते थे लोकसभा में उनको हटा दिया। तो अब कितने बचे हैं? 550। तो आपको याद रखना है वर्तमान समय में अधिकतम संख्या क्या है? 550 सांसद हो सकते हैं, पर हैं कितने? 543। वो दोनों बातें ध्यान रखनी है कि क्या पूछ रहा है, वर्तमान में या कितने हो सकते हैं। ये रहा आपका 530 प्लस 20। 530 हो गए आपके राज्यों से और 20 हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेशों से, संघ राज्य क्षेत्र जिनको बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी। तो 530 प्लस 20
पहले क्या था कि 2 एंग्लो इंडियन भी थे जो अब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अनुमत अंतराल क्या है? मतलब कि मान लीजिए कोई संसद का सत्र चल रहा है, सत्र हम लोगों का भी चलता है, जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोगों का सत्र चलता था ना, जुलाई में पहला सत्र स्टार्ट होता था, जुलाई से लेके दिसंबर तक चलता था एक सत्र, फिर दिसंबर में मिड टर्म एग्जाम होते थे, इनको हम लोग छमाही परीक्षा बोलते थे। फिर उसके बाद जनवरी से नए साल से अगला सत्र चलता था और मार्च तक जाता था। मार्च में क्या होता था, एनुअल एग्जाम होते थे, वार्षिक परीक्षा होती थी। इस तरीके से 2 टर्म में हमारा कॉलेज में एक क्लास चलती थी। वैसे ही संसद में सत्र होते हैं, इसी को आप सत्र बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है, सत्र। ये आप कह सकते हैं ग्रीष्म सत्र, इसको कह सकते हैं शीत सत्र। तो जो संसद के सत्र होते हैं उनमें कह रहा है 2 सत्रों के बीच में छुट्टी हमको मिलती थी, जैसे गर्मियों की छुट्टी होती थी और सर्दियों की छुट्टी होती थी। 10 दिन की लगभग सर्दियों की छुट्टी होती थी और 1 महीने की लगभग गर्मियों की छुट्टी होती थी। तो ये कह रहा है कि 2 सत्रों के बीच छुट्टी कितनी होनी चाहिए, गैप 6 मंथ से अधिक का नहीं होना चाहिए। मतलब 2 सत्र 1 जुलाई से दिसंबर चला तो अगला जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब जून से पहले अगला सत्र स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि दिसंबर से लेकर जून तक 6 महीने हो जाएंगे। तो 2 सत्रों के बीच में छुट्टी कितना होना चाहिए, 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान संसद में कितने सत्र हैं, 3 सत्र हैं। वर्तमान समय में संसद में 3 सत्र हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ग्रीष्मकालीन सत्र, मतलब गर्मियों वाला सत्र। दूसरा है शीतकालीन, अभी शीतकालीन स्टार्ट हो गया होगा या स्टार्ट होने वाला होगा, शीतकालीन सत्र। और तीसरा है मानसून सत्र, जो जुलाई में चलता है। तो आपके पास कितने सत्र हैं, 3 सत्र हैं। तो वैसे भी इनमें अधिकतम अंतराल 6 महीने नहीं हो सकता। एक साल कितने महीने का होता है, 12 महीने का। जब एक साल 12 ही महीने का होता है और 3 सत्र होते हैं तो 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का गैप हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, बी। आपका अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर ना हो। जैसे मान लीजिए हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो पहला सत्र स्टार्ट हुआ 1 जुलाई से, पढ़ाई स्टार्ट हुई और जाता था ये लगभग 15 दिसंबर तक पहला सत्र हम लोगों का चलता था। फिर 15 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक छुट्टी होती थी, 15 दिन की सर्दियों की छुट्टी, हम लोग नानी के यहाँ जाते थे। फिर 1 जनवरी से स्टार्ट होती थी सत्र, ये चलता था अप्रैल तक, और अप्रैल में हम लोगों के एनुअल एग्जाम होते थे। तो 15 दिसंबर से 1 जनवरी लगभग 16-17 दिन की छुट्टी हुई, और फिर उसके बाद अप्रैल में छुट्टी होती थी। अप्रैल मान लीजिए 15 से 20 अप्रैल के लगभग होती थी छुट्टी। फिर यहाँ से आपका अगला सत्र कब शुरू होता था, जुलाई का 1 जुलाई को। तो 20 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच में कितने, और संसद में क्या कह रहा है कि एक सत्र, पहले सत्र की अंतिम बैठक यानी ये, और आगामी सत्र यानी कि जनवरी सत्र की पहली बैठक के बीच कितने, 6 महीने का, मतलब 6 × 30 180 दिन से 180 दिन का गैप नहीं होना चाहिए, मोटा मोटा ये बोला जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब कि जब लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों एक साथ किसी मुद्दे पर आए तब अध्यक्षता कौन करेगा? क्योंकि लोकसभा में कौन करता है, स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, इसको स्पीकर बोलते हैं, वो अध्यक्षता करता है। राज्यसभा में कौन करता है, सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, सभापति उपराष्ट्रपति को ही बोलते हैं, चेयरपर्सन। तो लोकसभा में आए स्पीकर अध्यक्ष और राज्यसभा में है सभापति, पर अगर दोनों आ गए एक साथ तब अध्यक्ष कौन बनेगा, स्पीकर की सभापति? ऑप्शन आपके क्या हैं? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, और चौथा ऑप्शन है राज्यसभा का उपसभापति। क्योंकि राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति ही होता है, तो सेम हो जाएगा, इसलिए राज्यसभा का उपसभापति। अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 118 आपका क्या कहता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा पीठासीन व्यक्ति होगा जिसको जो लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार चुना जाएगा। पर संयुक्त बैठक में कौन बैठेगा, लोकसभा। उसकी अगर अनुपस्थिति है तो फिर सदन तय करेगा कि कौन अध्यक्षता करेगा, पर प्रथमतया कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। कौन हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्यसभा को विशेष शक्ति किस मामले में प्राप्त है? ऑप्शन ए आपका अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ऑल इंडिया सर्विस का क्रिएशन। दूसरा है अध्यादेशों की मंजूरी,
ऑर्डिनेंस को आप कैसे मंजूरी देते हैं। तीसरा है राष्ट्रपति का महाभियोग, और चौथा है आपका धन विधेयक का प्रारंभ होना। 4 में से कौन है जो केवल और केवल राज्यसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका अनुच्छेद 312। क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज, ऐसे कर्मचारी जो चयन करता है केंद्र सरकार पर काम करते हैं राज्य सरकार के अंडर में, उनको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। अब तक भारत में कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं? 3। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS, और तीसरा है भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा, ये भी एक ऑल इंडिया सर्विस है, IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये तीनों अखिल भारतीय सेवा है। एक और अखिल भारतीय सेवा संसद द्वारा पास कर दी गई है पर अभी तक इसको सरकार ने लागू नहीं किया। ये कौन सी है? अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, AJS। अब देखिए कब ये होती है, हो सकता है सरकार कभी इसको करे, अभी तक नहीं हुआ है। जो आपके ये लोअर PCS के अधिकारी होते हैं या फिर PCS से हट के सीधे ऑल इंडिया सर्विस में चले जाएंगे, अगर कभी भविष्य में सरकार इसको नोटिफाई करती है तो अनुच्छेद 312 क्या कहता है? यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित किसी संकल्प को पास कर दिया जो ये घोषित करता है कि राष्ट्रहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो सरकार अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकेगी, यानी कि उनको बना सकेगी। पर ये पास कहाँ से होगा? राज्यसभा से। और राज्यसभा में कौन होता है? राज्यों के विधायकों द्वारा चुने हुए सांसद, जो राज्यों के हितों को सुरक्षित रखते हैं। और ऑल इंडिया सर्विस करती क्या है? इसका काम है, चुनेगी इसको केंद्र सरकार, और काम कहाँ करेंगे? राज्यों में। जैसे IAS कहाँ होता है? DM जिले में होता है ना, राज्य सरकार के अंडर में काम करता है, मुख्यमंत्री के अंडर में काम करता है, पर चुनता कौन है? केंद्र सरकार, मोदी जी। इसलिए ये खतरा पैदा हो सकता है कि केंद्र के कर्मचारी राज्य के अंदर लगे हुए हैं, जिससे राज्य सरकार को दिक्कत हो सकती है। तो अगर राज्य सरकार सभी राज्यों की, पूरे 28 के 28 राज्यों की सरकारें 2/3 बहुमत से अगर कोई चीज़ पास करें कि नहीं राष्ट्रहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? A। लोकसभा ऐसा नहीं कर सकती कि 2/3 बहुमत से कोई बिल पास कर दे तो ऑल इंडिया सर्विस बन जाए। कौन कर सकता है? राज्यसभा। ये इसका विशेष अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की कुल अधिकतम संख्या कितनी है? वर्तमान संख्या नहीं, अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन A 238 निर्वाचित प्लस 12 नामित यानी नॉमिनेटेड, 233 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड, 245 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड, 12 नॉमिनेटेड, कुल 250। ऑप्शन क्या है आपके? ये 4 दिए हुए हैं, आप टिक करिए, फिर हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपका आंसर। अनुच्छेद 80 238 क्या होंगे आपके? राज्यों यानी कि स्टेट से प्लस संघ राज्य क्षेत्रों यानी UT से, दोनों को मिला कितने होंगे? 238 प्लस कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन चारों में से नॉमिनेट करेगा राष्ट्रपति कितने? 12 लोग नॉमिनेटेड होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 250। तो अधिकतम संख्या कितनी होगी? 250, 238 प्लस 12, इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। 238 प्लस 12 भी 250 होता है, और 250 नीचे भी दिया हुआ है, और आप ऑप्शन A टिक कीजिए। मुझे लग रहा है इसको ये गलत प्रिंट हो गया है, इसमें कुछ और संख्या होती। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं? तो ऊपर ही लिखा हुआ है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। अगला क्वेश्चन। संसद के किसी सदन की बैठक के लिए कोरम क्या है? कोरम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपकी कोई क्लास है, आप मान लीजिए अभी पास होके आए हैं, 12th में पढ़ते थे पिछले साल, और आपकी क्लास में टोटल बच्चे हैं 50, और आज सर्दी बहुत है इसलिए बच्चे आए हैं 5, बाकी 5 आए हैं, बाकी 45 गायब हैं क्योंकि सर्दी बहुत है आज। तो क्या आज क्लास चलनी चाहिए? क्योंकि अगर क्लास चलेगी तो 45 बच्चों का नुकसान हो जाएगा, जो कि क्लास का एक मेजर पार्ट है। इतने बच्चे पिछड़ जाएंगे,
इन 5 बच्चों को तो फायदा होगा, पर ये बच्चे पिछड़ जाएंगे, तो टीचर क्या करते हैं, छुट्टी कर देते हैं कि जाओ आज क्लास नहीं चलेगी, कल आना। ये क्या है, कोरम। ऐसे संसद में भी होता है। किसी कारणवश यदि, जैसे भारत में टोटल संसद में कितने सदस्य हो सकते हैं, टोटल हो सकते हैं आपके 550, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 550। तो ये कहा गया है कि अगर इसका 10% से भी कम लोग हैं तो फिर संसद उस दिन नहीं चलेगी, क्योंकि कुछ अच्छा डिस्कस उस दिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि मेजोरिटी 90% तो लोग ही नहीं है। अगर इसको आप काट दें तो ये आ गया 55। अगर किसी दिन संसद में 55 से भी कम सांसद हैं तो उस दिन बैठक नहीं होगी। अगर आप इसको लोकसभा और राज्यसभा में देखना चाहें, ये तो लोकसभा को गया, राज्यसभा की कितनी है, 250, तो 250 का 10% कितना हो जाएगा, उसको आप काट दीजिए, 25। राज्यसभा में 25 होने चाहिए और लोकसभा में 55। अगर इससे कम संख्या है तो उस दिन संसद नहीं चलेगी, क्योंकि कोरम मतलब न्यूनतम संख्या जो होनी चाहिए उससे भी कम लोग हो जाएंगे फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है, गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए, 10वां भाग। कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 100 में, कि अगर गणपूर्ति 10वें भाग से 10% से भी कम है तो फिर उस दिन संसद नहीं चलेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी धन विधेयक, ऑप्शन सी संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी नए राज्यों के सृजन का विधेयक। अब हम ये उम्मीद करते हैं आप इन चारों विधेयकों को जानते होंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं से संविधान पढ़ रखा होगा और यहाँ पे आप अपनी तैयारी को और धार देने के लिए MCQ सॉल्व कर रहे हैं और कुछ जो डाउट हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये चारों प्रकार के विधेयक पता होंगे, क्योंकि अगर इनको डिस्कस करने हम बैठ जाएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी क्लास लंबी हो चुकी है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। अनुच्छेद 109 क्या कहता है कि धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा। समझ रहे हैं आप, धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। पूरा स्थापित मतलब पहले। तो क्या कह रहा है, विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत कौन नहीं किया जाएगा, धन विधेयक। ये कौन कह रहा है, अनुच्छेद 109। धन विधेयक लोकसभा में पहले पारित किया जाएगा, उसके पश्चात ही राज्यसभा में भेजा जाएगा। पारित मतलब भेजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर आपकी एग्जाम की डेट बढ़ती है तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि डेली 5-7 जितने भी हो सकेंगे एक हम लोग नया रूटीन लेके आएंगे कि रोज़ सुबह हम लोग 10, मान लीजिए डेली सुबह बैठ के 10 अनुच्छेद डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक वर्ड जो संविधान में लिखा हुआ है ऐसा कुछ लेके आएंगे। अगर आपकी एग्ज़ाम की डेट बढ़ती है कि हर अनुच्छेद में जो लिखा है उसको एक बार गहराई से पढ़ लिया जाए, ताकि बार बार इधर उधर कहीं संविधान पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हो सकता है समय ज़्यादा लगे, पर एक बार पढ़ने के बाद किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको दोबारा संविधान ना पढ़ना पड़े। अगर समय मिलता है तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी अनुच्छेद 109, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि आपको सीधे वहीं से बताया जाए जो संविधान में लिखा हुआ है। ये डायरेक्टली वही चीज़ है जो संविधान है, ये सीधे सीधे उसका प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट के रूप में आपके सामने रखा गया है। कहीं किसी क्लास नोट्स का कोई रेफरेंस नहीं है, सीधे जो संविधान में लिखा है वही आपको बताया जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 110। धन विधेयक की परिभाषा आपसे क्या पूछी जा रही है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी वित्त मंत्री या ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति। अब धन विधेयक कोई भी विधेयक पेश करो, धन विधेयक मतलब ऐसा विधेयक जिसमें पैसे से संबंधित चर्चा हो। अभी एक विधेयक बहुत चर्चा में रहा था, वो था 2014 में आधार बिल। आधार जो आपका आधार कार्ड है वो आधार विधेयक, तो मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने आधार बिल पास किया। उसमें कहा था कि आपके बायोमेट्रिक्स आपसे ले लिए जाएंगे, अंगूठे के निशान, उंगलियों के निशान, आँखों की आई रेटिना। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि नहीं हमारी प्राइवेसी नहीं रह गई, हमारे शरीर तक के निशान लिए जा रहे हैं। जैसे कि किसी अपराधी के जब वो जेल जाता है तब इस तरीके की निशानदेही की जाती है। ये आदमी के जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 के तहत ये उसके खिलाफ है, क्योंकि इंसान को पशु की तरीके बिहेव करवाया जा रहा है भारत में। तो ये विधेयक संसद में पास नहीं हो रहा था, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे। फिर मोदी गवर्नमेंट ने इसको धन विधेयक की तरह पास किया।
क्योंकि धन विधेयक में राज्यसभा के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती, और मोदी जी की गवर्नमेंट थी इसलिए लोकसभा में उनके पास बहुमत था लेकिन राज्यसभा में नहीं था। तो ये चर्चा में रहा था कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा। अगर उसने लिख दिया कि नहीं ये धन विधेयक, लिखना पड़ता है, ऊपर स्टार लगाना पड़ता है, मतलब ऐसा कुछ इंगित करना पड़ता है कि ये धन विधेयक है, तो यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, कोई भी विधेयक, तो उस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का, ओम बिरला साहब का। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था। उस समय लोकसभा अध्यक्ष थी आपकी सुमित्रा महाजन जी। काफ़ी न्यूज़ में रहा था कि मोदी सरकार ने एक ऐसे विधेयक को धन विधेयक बना दिया जो धन विधेयक है ही नहीं, क्योंकि धन विधेयक में पैसे की चर्चा होती है, लेन देन की, और आधार विधेयक में किसी भी तरीके से पैसे की चर्चा नहीं थी। यह प्रश्न, भारत के महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में किन न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? ऑप्शन ए केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी सभी न्यायालयों में, ऑप्शन सी केवल उच्च न्यायालयों में यानी कि हाई कोर्ट्स में, ऑप्शन डी केवल संसद में। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, मतलब कि सरकार का वकील एक तरीके से। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका उत्तर। ये रहा आपका भारत का महान्यायवादी। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत का महान्यायवादी जिसको नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसको नियुक्त करेगा? ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की सभी शर्तें, सभी योग्यताएं रखता हो। और सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की शर्तें क्या होती हैं? कि वो कम से कम 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में जज रहा हो, या कम से कम 10 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट या विभिन्न हाई कोर्ट्स में वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कोई विधि का प्रख्यात ज्ञाता हो। ये 3 शर्तें हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो ये तीनों शर्तें महान्यायवादी को भी पूरा करना चाहिए अगर उसको भारत का महान्यायवादी नियुक्त करना है तो। और नियुक्त कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। आपका उत्तर क्या है? महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो किसी स्टेट का हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। सभी न्यायालयों में उसको सुनवाई का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी का पद किसकी इच्छा पर निर्भर है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी संसद। चलिए देखते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा। यानी कि प्रसाद पर्यंत मतलब उसकी इच्छा तक, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक आप महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं। और आपकी सैलरी क्या होगी? पारिश्रमिक, वो भी राष्ट्रपति तय करेगा, वो भी आपका प्रेसिडेंट तय करेगा। मतलब कोई फिक्स सैलरी नहीं है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की फिक्स सैलरी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की फिक्स सैलरी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की फिक्स सैलरी है कि इतना इनको वेतन मिलेगा। पर महान्यायवादी की कोई फिक्स सैलरी नहीं है, वो राष्ट्रपति तय करेगा कि आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, और जब तक उसकी इच्छा होगी तब तक आप महान्यायवादी रहेंगे। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री की इच्छा, क्योंकि राष्ट्रपति वही करेगा जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद कहेगी। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 74 का 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यसभा को उपलब्ध शक्ति नहीं है। कौन सी ऐसी शक्ति है जो राज्यसभा के पास नहीं है? ऑप्शन ए नई अखिल भारतीय सीमाओं का सृजन, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ऑप्शन सी आपातकाल की उद्घोषणा की मंजूरी देना, या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित करना। तो हम लोगों ने अभी देखा ऊपर अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। पर किसके अनुशंसा पर? जब 2/3 वोट से राज्यसभा कोई संकल्प पास कर दे तब। आपातकाल की उद्घोषणा को मंजूरी कौन देता है? लोकसभा भी देती है और राज्यसभा दोनों देती है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो प्रस्ताव कहाँ पारित होगा? राज्यसभा में। यानी कि आपको ऑप्शन क्या बचता है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। मतलब सरकार, मोदी सरकार है, अब मोदी सरकार को अगर गिराना है तो लोकसभा में आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा, ना कि राज्यसभा में। राज्यसभा में तो वैसे भी उनके पास सीटें कम है, तो वहाँ तो वैसे भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा और वो हार जाएंगे। आपको अगर सरकार गिरानी है तो कहाँ गिरानी पड़ेगी? लोकसभा में वोट करिए। 543 अभी सदस्य संख्या है, 543 में
50% +1 अगर आपके मत में पक्ष में, राहुल गांधी के पक्ष में वोट पड़ गए तो मोदी सरकार गिर जाएगी। अभी अगर मान लीजिए 250 संख्या है, तो अगर राज्यसभा में अगर राहुल गांधी चाहें तो अभी भी इनको 50% प्लस वोट मिल सकते हैं, क्योंकि अभी भी विपक्षी दलों का राज्यसभा में बहुमत है। तो राज्यसभा से कुछ नहीं होगा, कहाँ से होगा? लोकसभा से। और ये लिखा भी गया है संविधान में कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अगर लोकसभा उसको उसके पद से हटाना चाहे तो हटा सकती है, मोदी सरकार को चाहे तो हटा सकती है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक बार गिरी थी 1 वोट से, वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए थे। तो ऐसा कहाँ होगा? लोकसभा में होगा। अगला क्वेश्चन, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ऑप्शन ए, ये कह रहा है मोटा मोटा कि भारत में 3 सूचियां हैं। संविधान में कितनी सूचियां दी गई हैं? अनुसूची 7 में 3। एक है संघ सूची, संघ यानी केंद्रीय सूची। एक है राज्य सूची, राज्य यानी प्रांतीय सूची, यूपी एमपी बिहार। तो तीसरी क्या है? समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं, कितने विषय हैं संघ सूची में? अभी वर्तमान समय में संघ सूची में 100 विषय हैं। पहले कितने थे? जब संविधान बना था तब 97 थे। तो इन सब 100 विषयों पर कौन कानून बनाएगा? संघ सरकार। और अभी जो राज्य सूची है उसमें 61 विषय हैं। पहले कितने थे? 66। तो इन जो 61 विषय हैं, इन पर कानून कौन बनाएगा? राज्यों की सरकारें, उत्तर प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार, तेलंगाना की सरकार। और समवर्ती सूची, इसमें कितने विषय हैं? 52 विषय। इसमें पहले कितने थे? 47। तो इन 52 विषयों पर कानून कौन बनाएगा? दोनों, केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। इस पर दोनों कानून बना सकती है। पर राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा? राज्य। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसद यानी केंद्रीय विधायिका राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। मतलब मोदी सरकार यूपी के बारे में कानून बना सकती है, जबकि यूपी के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? योगी जी के पास, क्योंकि उनकी सरकार यूपी में है। अब इस पर कह रहा है कि इनमें से किस विषय पर कानून संघ सरकार बना सकती है? राज्य सूची के विषय पर। ऑप्शन ए, जब राष्ट्रीय आपात लगा हो पूरे देश में, या कम से कम उस राज्य में। मान लीजिए यूपी में बना रहे हैं तो यूपी में आपातकाल होना चाहिए, अगर पूरे देश में ना हो तो। दूसरा क्या कह रहा है? जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे। तीसरा, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का अनुरोध हो तब। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? उपर्युक्त दिए गए तीनों सही। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। अब आप देखिए अनुच्छेद 249 क्या कह रहा है? राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि यानी कानून बनाने की संसद की शक्ति। 249 कहता है कि यदि कोई विषय ऐसा है जो राष्ट्रीय महत्व का है पर वो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची के विषय में केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती, पर अगर मुद्दा राष्ट्रीय हित का है तो संसद कानून बना सकती है, यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये हो गया आपका अनुच्छेद 249। अगला देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 250। ये क्या कहता है? यदि आपातकाल की उद्घोषणा हो चुकी है तो भी राज्य सूची में जो प्रगणित कोई भी विषय दिया गया, कोई भी विषय के संबंध में संपूर्ण भारत क्षेत्र में या उसके किसी भाग में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, केंद्र सरकार के पास। ये कहता है 250। अगला हम लोग देखते हैं 252। ये क्या कहता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। कम से कम 2 राज्य, हो सके तो उससे ज़्यादा, लेकिन कम से कम 2 राज्य अगर सहमति दें किसको? संसद को, कि आप किसी मुद्दे पर कानून बनाइए, तो भी संसद उस मुद्दे पर कानून बना सकती है। जैसे मान लीजिए नक्सलिज्म की समस्या है, नक्सलवादी हैं। मान लीजिए ये भारत का मैप है, इसमें ये आपका तेलंगाना है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे नक्सली एक स्टेट में बॉर्डर में क्राइम करके दूसरे में घुस जाते हैं, दूसरे से क्राइम करके तीसरे में घुस जाते हैं, और इस स्टेट की पुलिस यहाँ नहीं जा सकती, इस स्टेट की पुलिस यहाँ नहीं आ सकती, इसकी यहाँ नहीं जा सकती। तो गिचपिच हो जाता है और उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब ऐसा कोई मुद्दा फंस जाए कि राज्य किसी विषय को संभाल ना पा रहे हों, तो ये राज्य केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, संसद से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस पर कानून बनाना, क्योंकि हमारा अलग कानून है, बगल वाले राज्य का अलग कानून है, तो आप इस विषय पर कोई कॉमन कानून बना दीजिए, कॉमन लॉ बना दीजिए, जो हम दोनों के लिए ऐसा हो कि हम जो समस्या है उसको ठीक कर पाएँ। तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य जब अपनी विधानसभाओं में पास कर दें कि नहीं ये हमसे नहीं हो पा रहा है,
तो संसद ऐसा कर दे। या कोई किसी क्षेत्र में देश के आपातकाल लगा है, मान लीजिए पंजाब में आपातकाल लगा है, तो पंजाब में जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर संसद कानून बना सकती है। या कोई राष्ट्रीय हित का विषय है, जैसे कि मान लो कोई रेलवे लाइन जा रही है और उसमें एक स्टेट ने ज़मीन दे दी पर दूसरा स्टेट ज़मीन नहीं दे रहा है, क्योंकि ज़मीन किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। तो अगर मुद्दा राष्ट्रीय हित का है तो भी संसद उस विषय में कानून बना सकती है। तो ये इस तरीके से तीनों सही हो जाएंगे और आपका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत ऑर्डिनेंस जारी करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 223, ऑप्शन बी अनुच्छेद 111, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। चलिए देखते हैं, ये रहा आपका आंसर। अनुच्छेद 123, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति। अब इसको हम लोग अगर समझें तो मान लीजिए संसद चल रही थी, सन 2020 की बात है, एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। और क्या हुआ कि जुलाई में आपका मानसून सत्र चालू हुआ और सितंबर में आपको आके मानसून सत्र खत्म हो गया। अब दिसंबर नवंबर में क्या हुआ, एक बहुत भीषण समस्या आ गई। वो क्या था? कोविड। कब आया? 2019 के दिसंबर के लगभग आया। अगर कोविड आ गया पर संसद क्या है, सितंबर में समाप्त हो गई लोकसभा। अब अगली लोकसभा की मीटिंग कब होगी? जनवरी में। अगली लोकसभा की मीटिंग कब होगी? जनवरी में होगी। लोकसभा स्थगित कर दी गई है। तो अब नवंबर और दिसंबर में जब समस्या आ गई है और लोकसभा के सदस्य उपस्थित नहीं हैं, तो कानून कैसे पास हो? कोई कानून लेके आना है तत्काल प्रभाव से, तो कानून कैसे पास किया जाए? क्योंकि सांसद तो उपस्थित ही नहीं है, सब छुट्टी पे चले गए हैं, जनवरी में वापस आएंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि जब विश्रांति काल हो, छुट्टी का समय हो, तो अगर सांसद उपस्थित नहीं है तो ऐसे समय में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, अध्यादेश पास कर सकता है। और ऐसे अध्यादेश की समयावधि क्या होगी? जब जनवरी में ये फिर से सांसद आएंगे, लोकसभा की मीटिंग होगी, तो मान लीजिए 1 जनवरी को मीटिंग हुई, तो इस 1 जनवरी से 6 महीने तक जो ये ऑर्डिनेंस पास किया गया है, इसको ये लोग फिर से अपनी संसद के पटल पर पास करेंगे। अगर नहीं पास करते तो ये 6 महीने जैसे ही खत्म होंगे, ये ऑर्डिनेंस भी खत्म हो जाएगा। और किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 123 में। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 20%। तो कितनी है कुल सदस्य संख्या? 550 × 15/100। ये आपका कट गया। 15 × 75, 15 × 75 7, 82.7 आ गया। यानी कि मोदी जी सहित कुल मंत्री कितने हो सकते हैं केंद्र सरकार में? 83, 15%, 15% कुल सदस्य संख्या, इससे ऊपर नहीं हो सकते केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में भी। दिल्ली में नहीं, दिल्ली में टोटल सदस्य संख्या का 10% है। टोटल सदस्य संख्या कितनी है? 70 × 10/100। कितने विधायक वहाँ पे मंत्री हो सकते हैं? 7, केवल 7 ही मंत्री हो सकते हैं दिल्ली सरकार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12। तो अनुसूची 9 में क्या है? इसको ऐसे कानून जिनमें न्यायिक पुनराविलोकन ऐसे कानून जिनका न्यायिक पुनराविलोकन नहीं किया जा सकता, मतलब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, ऐसे कानून जो इसके अंतर्गत रख दिए गए। 9वीं अनुसूची में बहुत सारे कानून हैं, ढेर सारे कानून हैं। आपका भूमि सुधार से संबंधित कानून है, बहुत सारे कानून हैं इसके अंदर जिस केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने रखे हुए हैं, जिन पे न्यायपालिका उनका रिव्यू नहीं कर सकती, उनको टर्न डाउन नहीं कर सकती है। 10वीं अनुसूची क्या है आपकी? दल बदल, 10 दल, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 10 दल। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं अनुसूची क्या है आपकी? PRIs। 11वीं अनुसूची क्या है आपकी? PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये सारी। और 12वीं क्या है? शहरी
नगर निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, ये सब क्या है 12वीं अनुसूची के विषय। अगला क्वेश्चन, आपको उम्मीद करते हैं कि सारी अनुसूचियां अच्छे से याद होंगी। अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का आधार निम्न में से कौन सा नहीं है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट का वर्ड क्या है या नहीं, नहीं है। ऑप्शन ए, राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्यागना, अविश्वास प्रस्ताव पार्टी व्हिप के विरुद्ध मत देना, निर्वाचन के बाद दूसरे दल में शामिल होना, सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करना। दल बदल क्या होता है? तो मान लीजिए आप किसी पार्टी के सदस्य चुने गए, कोई भी पार्टी, मान लीजिए कोई भी एक विधायक है, अभी बिहार में लेटेस्ट चुनाव हुए, मान लीजिए कोई विधायक है बीजेपी से जीता, जैसे आपकी ये हैं, क्या नाम है, बहुत फेमस सिंगर हैं मैथिली ठाकुर, मान लीजिए बीजेपी के टिकट पर वो जीती, पर जीतने के बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं बीजेपी में हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे जेडीयू में, जेडीयू यानी नीतीश की पार्टी में। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि किसी पार्टी के टिकट से जीतते हैं और जीतने के बाद अगर दूसरी पार्टी में आप कूद के चले जाते हैं, कि मान लीजिए इस पार्टी ने आपको लालच दे दिया कि आप हमारी पार्टी में आएंगे तो हम आपको मंत्री बना देंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सदन के सदस्य नहीं रहेंगे, आप विधायक नहीं रहेंगे, या आप सांसद हैं तो सांसद नहीं रहेंगे। आप राजनीतिक दल की अगर सदस्यता स्वेच्छा से त्यागते हैं, अगर आप त्याग देते हैं कि नहीं बीजेपी के टिकट पर जीते, आप कह रहे हैं नहीं हम बीजेपी के सदस्य नहीं रहेंगे और ना ही कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो भी आप विधायक या सांसद नहीं रहेंगे। अगर दूसरे दल में शामिल होते हैं तो भी नहीं रहेंगे। और तीसरी बात क्या है, अविश्वास प्रस्ताव पार्टी व्हिप के विरुद्ध मत देना। मान लीजिए आपकी पार्टी ने कहा, मान लीजिए अभी राष्ट्रपति के चुनाव होंगे और विधायक भी उसमें वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, 2027 में चुनाव होंगे, मान लीजिए मैथिली ठाकुर, क्या नाम, मैथिली ठाकुर, मैथिली ठाकुर जी से कहा गया कि आप फला कैंडिडेट ए को वोट दीजिए और इन्होंने दे दिया कैंडिडेट बी को, तो ये पार्टी ने जो कहा उसके विरुद्ध चली गई, तो ऐसा करने पर भी पद की सदस्यता खोनी पड़ सकती है। और क्या हो सकता है, मान लीजिए आप, ये तो हो गए इलेक्टेड मेंबर्स जो चुने हुए हैं, जिनको जनता ने वोट दिया है। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर भी तो विधायक और सांसद हो सकता है, तो अगर आपको नॉमिनेट किया, जैसे कि ये लोग हैं, इनको अभी नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में, सुधा मूर्ति, सब लोग जानते होंगे इनको, प्रख्यात शिक्षाविद, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पीटी उषा को सब लोग जानते ही हैं। तो मान लीजिए इनको तीनों लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है, सरकार ने नॉमिनेट किया है। अगर आपको सरकार ने नॉमिनेट किया है तो विद इन 6 मंथ, 6 माह के अंदर आप कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी किसी पार्टी के सदस्य नहीं, ये वो सदस्य हैं जिनको कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष नॉलेज है, ये किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। अगर इनका मन है, जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी ने ही इन तीनों को राज्यसभा में भेजा है, पर अगर ये चाहें तो कांग्रेस में भी जा सकते हैं, सपा में भी जा सकते हैं, या जेडीयू में भी जा सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड में भी जा सकते हैं। पर अगर ये 6 माह के बाद किसी पार्टी में, जैसे मान लीजिए आज चुने गए 17 नवंबर को, या 19 नवंबर है आज, 19 नवंबर को, तो 19 नवंबर से 6 महीने बाद ये किसी पार्टी को नहीं चुन सकते हैं। अभी 6 महीने के अंदर किसी भी पार्टी में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, इनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। पर अगर 6 महीने से ऊपर हो गया और इन्होंने पार्टी चेंज की, तो फिर ये संसद के सदस्य नहीं माने जाएंगे। यह है दल बदल विरोधी कानून। पर अगर इन्होंने सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना की तो इनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का विधायक, मान लीजिए लखनऊ से कोई विधायक है या प्रयागराज से कोई विधायक है, उन्होंने योगी जी की आलोचना कर दी कि नहीं योगी जी ने ये जो स्कीम लेके आए ये ठीक नहीं है, बीजेपी के विधायक ने ही योगी जी की आलोचना कर दी, इस बात पर उसकी विधायकी रद्द नहीं की जाएगी कि उसने अपने मुख्यमंत्री यानी कि पार्टी का जो नेतृत्व है उसकी आलोचना की है। इस बात को लेकर ऐसा नहीं हो सकता। एक बहुत फेमस सांसद रहे हैं, अगर आप लोग जानते हो, एक बहुत फेमस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, ये सांसद थे बीजेपी से, और बाद में इन्होंने बीजेपी की बहुत आलोचना की और बीजेपी को छोड़ दिया, पर वो सांसद बने रहे जब तक उनका पद था 5 साल तक। और ये एक सांसद थे साउथ इंडिया से, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उनका, सीताराम करके ऐसे कुछ था, कोई स्वामी करके थे, नाम नहीं, वो भी बीजेपी के सांसद थे और बीजेपी की बहुत आलोचना करते थे, पर वो सांसद बने रहे जब तक कि उनका पद था। तो पार्टी की आलोचना करने के लिए आपको पद से, विधायक हैं तो विधायकी से, या सांसद हैं तो सांसद पद से हटाया नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन, संसद की विधायी शक्तियां किन अनुसूचियों में वर्णित है?
विधायी यानी कानून बनाने की शक्तियाँ। ऑप्शन ए संघ सूची और समवर्ती सूची। ऑप्शन बी केवल संघ सूची। ऑप्शन सी संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियाँ। ऑप्शन डी आपातकाल में राज्य सूची भी। आपको बताना है संसद की जो विधायी शक्तियाँ हैं, कानून बनाने की शक्तियाँ हैं, किन सूचियों में है। तो संघ सूची में है बिल्कुल, संसद संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं, तो सेंटर भी बनाएगा, तो ऑप्शन ए भी सही है। केवल संघ सूची, तो संघ सूची में भी बनाता है, ये भी सही है। अब तीसरा क्या कह रहा है, संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियाँ, ये तीनों। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा संघ भी सही है, समवर्ती भी सही है, क्या अवशिष्ट शक्तियाँ सही है? तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 248। अवशिष्ट शक्तियाँ वो शक्तियाँ हैं जो ऊपर दी हुई तीनों अनुसूचियों में नहीं आती हैं। कुछ विषय हैं जो संघ सूची में लिखे गए हैं, वर्तमान में 100 हैं। जो राज्य सूची में लिखे गए विषय हैं, वर्तमान में 61 हैं। जो समवर्ती सूची में लिखे गए विषय हैं, वर्तमान में कितने हैं? 52। तो क्या पूरे दुनिया में, पूरे भारत में इतने ही विषय हैं? नहीं, कुछ विषय और भी नए आ सकते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी नया विषय आ गया, ये इन तीनों में वर्णित नहीं है, तो क्या उस पर कानून नहीं बनाया जाएगा? अभी आपने देखा डिजिटल अरेस्ट कितना हो रहा था। तो कोई ऐसा विषय आता है जिस पर ये नहीं लिखा कि इन तीनों विषय सूचियों में जिसका जिक्र नहीं है, तो उस विषय पर कानून कौन बनाएगा? उसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूचियों में साइबर क्राइम का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराने समय में बनाई गई थी, अभी कोई जिक्र नहीं है। और साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट, ये नई नई चीज़ें हैं। तो अगर तीनों अनुसूचियों में से किसी में जिक्र नहीं है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? उस विषय पर कानून कौन बनाएगा? तो ऐसे किसी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ऐसे किसी विषय पर संसद को ऐसी शक्ति है कि ऐसे विषय पर कानून बनाए। तो समवर्ती सूची में भी संसद बना सकती है। तो ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा? सी। आपातकाल के दौरान राज्य सूची में भी संसद कानून बना सकती है, पर आपको सबसे सुटेबल बताना है। बना तो चारों के विषय में सकती है, पर सबसे सुटेबल क्या है? संघ सूची में बना सकती है, समवर्ती सूची में बना सकती है और अवशिष्ट शक्तियों पर भी बना सकती है। सबसे सुटेबल यही है जो सारे ऑप्शन को फुलफिल करता है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल।